बल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फोर्स कहते हैं, है ना। बल जिसको अंग्रेजी में हम लोग फोर्स कहते हैं, इसका सीजीएस यूनिट पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इसका सीजीएस यूनिट पूछ लेता है कि बल का सीजीएस यूनिट क्या है। तो बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है मेरे भाई? डाइन, ठीक है। गांव वाला डाइन नहीं, ये एक नेम है डाइन, ठीक है। तो फोर्स यानी कि बल का सीजीएस यूनिट है डाइन। अब कहिएगा ये सीजीएस यूनिट क्या होता है? अभी तक तो आपने एसआई यूनिट बताया था। देखिए पुराने ज़माने में ना बहुत तरह का यूनिट था, सीजीएस था, एफपीएस था, एमकेएस था। इन सभी से ऊपर उठ कर के लास्ट में आया है एसआई यूनिट, जिसको अभी लोग इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। नहीं तो यूनिट तो बहुत शुरुआत में क्या था, दूरी मापने के लिए हम लोग बित्ता का इस्तेमाल करते थे, फिर ये हाथ का इस्तेमाल किए, धीरे धीरे जा कर के हम लोग किलोमीटर और मीटर पे आए हैं, ठीक है। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल विकास हुआ है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। सडन कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे देखते हैं पहले टेलीफोन था जो वायर से जुड़ा हुआ रहता था, अब मोबाइल है, उसको पॉकेट में रख करके कहीं भी चल सकते हैं। तो जैसे जैसे समय का विकास हो रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नया नया टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो पहले के ज़माना में एमकेएस, एफपीएस ये सब भी सिस्टम था। हम तो सिर्फ सीजीएस सिस्टम इसलिए नाम लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बल यानी कि बल का सीजीएस यूनिट मेरे भाई डाइन होता है। बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट तो पता होगा, एसआई यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है भाई? न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बल का सीजीएस यूनिट डाइन है, एसआई यूनिट न्यूटन है। और क्वेश्चन एक्चुअली पूछता क्या है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये चीज़ है, ठीक है। आपको बल का एसआई यूनिट कभी नहीं पूछता है जनरली, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ पूछ देगा कि बल का सीजीएस यूनिट क्या है। वो सोचता है, जो क्वेश्चन सेट करता है वो सोचता है बच्चा को याद है या भूल गया, ठीक है। तो बल का सीजीएस यूनिट समझ गए, 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है मेरे भाई। ये एक चीज़ है। अब दूसरा है आपका ऊर्जा से रिलेटेड, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड है। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, है ना। ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य समझना। ऊर्जा और कार्य दोनों का यूनिट एसआई यूनिट सेम होता है, वो जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा बोलिए या कार्य बोलिए, यूनिट या कार्य बोलिए, ठीक है। और इसका सीजीएस यूनिट में होता है मात्रक अर्ग। क्या होता है मेरे भाई? अर्ग होता है, ठीक है। कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। इसका एसआई यूनिट होता है जूल। और आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर 10 के पावर में 7 अर्ग होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बाबू। चलिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी सेक्शन को पढ़ा ही रहे हैं कि भैया ग्रुप डी का तैयारी जिनको करना था वो कर लिए, बस उनको रिवीजन चाहिए क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। अब इसके बाद समझिए, कभी कभी एग्जाम में 10 के पावर को क्या कहते हैं ये पूछ लिया जाता है।
जैसे 10 के पावर 1 रहेगा उसको क्या कहेंगे, 10 के पावर 2 रहेगा उसको क्या कहेंगे, 10 के पावर 3 रहेगा उसको क्या कहेंगे, 10 के पावर 6 रहेगा उसका नाम, 10 के पावर 9 रहेगा उसका नाम, 10 के पावर 12 रहेगा उसका नाम, 10 के पावर 15 रहेगा उसका नाम, 10 के पावर 18 रहेगा उसका नाम। ठीक है, ये सब नाम हमको याद रखना। देखिए क्या इसमें क्या देख रहे हैं, फर्स्ट 3 तक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3, ये 10 के पावर 1 का मतलब क्या है 10 है, 10 के पावर 2 का मतलब क्या है 100 है, 10 के पावर 3 का मतलब क्या है 1000 है, और उसके बाद देखिए 6 है 6, फिर 3 का अंतर है। इसी तरह से हमसे जैसे पूछ दिया था, एक बार एग्जाम दिए थे तो बोला कि 10 के पावर 15 को क्या बोलते हैं। ठीक है, 10 के पावर 15 को क्या बोलते हैं, ऑप्शन में 4 को दे देगा, डेका, हेक्टा, किलो, है ना, फेम्टो, इस टाइप से। तो क्या बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा रटना पड़ता है बाबू, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए 10 के पावर 1 है तो इसको बोलते हैं डेका, डेका। 10 के पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो। तो एक राइम बना लीजिए, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा, है ना, गीगा टेरा फेम्टो एट्टा। ठीक है, नहीं समझे, डेका हेक्टो किलो मेगा, 4 में राइम बनाइए, डेका हेक्टो किलो मेगा, 4-5 बार बोलिएगा तो ये राइम आपको याद हो जाएगा। अब ऐसे नहीं बता पाइएगा, लेकिन ये राइम याद रहेगा तो बता पाइएगा। जैसे गाना याद करना बहुत आसान होता है, आप ये चीज़ याद करने जाएंगे नहीं याद होगा, लेकिन राइमिंग, आप राइमिंग वर्ड याद रखिए, डेका हेक्टो किलो मेगा, जीगा टेरा फेम्टा एट्टा, है ना, जीगा टेरा फेम्टो एट्टा, फेम्टो एटा। ठीक है, इस टाइप से है, डेका हेक्टो किलो मेगा, जीगा यानी गीगा, टेरा फेम्टो एटा। ठीक है, फेम्टो एटा, ये 10 के पावर 18 को एटा बोलते हैं, 10 के पावर 15 को फेम्टो बोलते हैं, यही चीज़ हमसे पूछा था। इसी तरह से 10 के पावर -1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, 10 के पावर -2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, 10 के पावर -3 को क्या बोलेंगे, इसके बाद -6, इसी में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया। ठीक है, 10 के पावर -9 रहेगा तो क्या बोलेंगे, 10 के पावर -12 रहेगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, 3 6 9 12, 10 के पावर 15 रहेगा तो क्या बोलेंगे, 10 के पावर -18 रहेगा तो क्या बोलेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, आप ऐसे कितना भी रटिएगा नहीं याद रहेगा, आपको देखना है कि ऑर्डर क्या है। पहले फर्स्ट 3 रेगुलर नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 एक का अंतर, फिर 3 का अंतर 18 तक, बस ये लेफ्ट में किस तरह से लिखा जा रहा है वो याद रखिए। ठीक है, और इसका इधर का राइमिंग वर्ड याद रखिए, जैसे इधर प्लस में रहता है तो डेका से शुरू होता है, पावर में प्लस होता है तो डेका से शुरू होता है, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, जीगा टेरा फेम्टो एटा। ठीक है, जीगा टेरा फेम्टो एटा, कहिएगा जीगा जीगा काहे कर रहे हैं, वो एक्चुअली गीगा है, लेकिन हमारा राइमिंग जो सेट होता है ना, जीगा जीगा टेरा फेम्टो एटा, इस टाइप से है। ठीक है, अब बच्चा में फ्यूचर का अंग्रेजी याद नहीं होता था, किसी से भी नहीं होता था, तो लोग क्या करता था, फुटूरे पढ़ता था, फुटूरे, है ना। भैया गलत पढ़ रहे हो लेकिन आप याद सही कर रहे हो, फुटूरे, FUTURE। अब बताइए फुटूरे फ्यूचर का अंग्रेजी है कि नहीं, हमको तो अंग्रेजी लिखना था ना, हम बोल भले गलत रहे थे लेकिन सीख तो सही रहे थे। यदि हम फ्यूचर याद करते तो FUTURE नहीं लिख पाते बच्चा में, क्योंकि बच्चा का दिमाग उतना डेवलप नहीं होता है। तो चलिए, हमको याद करना है, हमको एग्जाम निकालना है। ठीक है, और धीरे धीरे आदमी वैसे भी उस लायक बन जाता है कि सही और गलत की पहचान कर सके। ठीक है, तो राइमिंग एक बार फिर से, डेका हेक्टो किलो मेगा, जीगा टेरा फेम्टो एटा। 8 खत्म, इधर का 8 माइनस है, इधर डेका था इधर डेसी हो जाएगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, नेगेटिव है, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो और नैनो। ठीक है, माइक्रो के बाद नैनो होता है। ठीक है,
डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, ठीक है, नैनो। देखिए राइमिंग आपको याद रखना है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो फेम्टो एटो, नैनो फेम्टो एटो लिखते हैं भाई। चलिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मिली उली यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता बच्चा को। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो फेम्टो, नैनो के बाद डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, हाँ पीको, पीको नैनो पीको फेम्टो एट्टो, फेम्टो एट्टो, फेम्टो एट्टो, ठीक है, फेम्टो एट्टो, फेम्टो एट्टो। कहीं गड़बड़ है, राइमिंग गड़बड़ाया है यहाँ पे। जिगाटेरा पेटा एक्सा, एटा नहीं एक्सा, पेटा एक्सा, जिगाटेरा पेटा एक्सा। इसमें बउआ थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, राइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, डेका हेक्टो किलो मेगा जिगाटेरा पेटा एक्सा, जिगाटेरा पेटा एक्सा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एट्टो। मतलब आपको राइमिंग के तहत आपको ही याद करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये था यूनिट और डायमेंशन में जो हमारे लूसेंट में दिए गए हैं उसके अनुसार। अब इसका दूसरा सेक्शन जो है, समझिए, इसका दूसरा सेक्शन यानी दूसरा चैप्टर, जितना बताए हैं बाबू उतना रट जाना, 2-4 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। यानी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था, दूसरा है गति, है ना। दूसरा चैप्टर का नाम है, हम लोग फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में घुस गए हैं, और गति को बोलते हैं मोशन, गति को बोलते हैं मोशन, ठीक है। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। पहले समझ लीजिए मोशन होता क्या है। देखिए बाबू, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु एक समय गुजरने के बाद यदि अपना स्थिति में परिवर्तन करता है, यदि अपने पोजीशन में चेंजिंग लाता है, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु जो है मोशन में है। ये जनरल डिफिनीशन हुआ, ठीक है, जनरल डिफिनीशन हुआ मोशन का, गति का, कि कोई भी वस्तु एक समय अंतराल के बाद, कोई भी वस्तु एक समय अंतराल के बाद यदि अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, यदि अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, तो हम बोलते हैं कि वह मोशन में है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है। एक बात बताइए, हम अभी खड़ा हैं, ठीक है, अब आप बताइए हम मोशन में हैं कि स्थिर हैं, ठीक है, हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं, यानी हम गति कर रहे हैं या स्थिर हैं, ये बताइए। आप कहिएगा कि आप तो अपना पोजीशन चेंज कर नहीं रहे हैं, मतलब आप स्थिर हैं। लेकिन देखो भाई, मोशन, कोई भी वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है, यह एक रिलेटिव स्टडी होता है। रिलेटिव स्टडी कहने का मतलब ये देखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप बात पूछ रहे हैं कि वह मोशन में है या रेस्ट में। जैसे हम अभी इस घर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम स्थिर हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन यदि आप बात करेंगे सूर्य के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चंद्रमा के रिस्पेक्ट में, तो उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। क्योंकि मेरे भाई आपको पता होगा कि अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अर्थ क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो भैया जब अर्थ स्थिर नहीं है सूर्य के तुलना में, तब अर्थ पे ही तो हम रह रहे हैं, तो हम स्थिर कैसे हैं? तो इसीलिए बता रहे थे कि मोशन और रेस्ट जो है वो किसी के रिस्पेक्ट, किसी वस्तु के रिस्पेक्ट, किसी वस्तु के संदर्भ में पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, आपको समझ आ जाएगा।
जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, रेलगाड़ी में, तो क्या देखते हैं आप, ट्रेन की तुलना में यदि पूछा जाएगा तो आप तो ट्रेन के सीट पर आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप रेस्ट में हैं। आप ट्रेन में सीट पर बैठे हुए हैं तो उस सीट की तुलना में, उस ट्रेन की तुलना में आप स्थिर हैं, क्योंकि ट्रेन की तुलना में तो सीट इधर उधर हो नहीं रहा है, तो आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आपका स्थिति का परिवर्तन हो नहीं रहा है। लेकिन यदि हम पटरी के रिस्पेक्ट में पूछेंगे, सेम टाइम में पटरी के रिस्पेक्ट में आप मोशन में कहे जाएंगे, क्योंकि पटरी के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, आप पटरी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक समय अंतराल के बाद यदि आप खुसरूपुर में बैठे हैं तो आप पटना पहुंच जाइएगा। तो बताइए, आपका पहले पोजीशन 10 बजे मान के चलिए कि पोजीशन आपका खुसरूपुर में था, तो 11 बजे तो आप पटना में चले गए। इसका मतलब एक समय अंतराल के बाद आपका पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ, तो आप मोशन में कहे जाएंगे। लेकिन किसके तुलना में, पटरी के तुलना में। और ट्रेन के तुलना में पूछेंगे तो 11 बजे भी आप रेस्टे में कहे जाएंगे, क्योंकि आप जब चल रहे थे ना तो ट्रेन भी आप ही के साथ चल रही थी। ठीक है, तो चलिए, मोशन और रेस्ट यानी कि गति और स्थिर किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे एक अच्छी बात समझना है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। एक टर्म है अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, देखिए बाबू, पहले हम थ्योरी करा दे रहे हैं, फिर हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे, तो देखिएगा कितना इजी हो जाता है। जैसे देखिए, अदिश राशि है, अदिश राशि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो समझिए, अदिश राशि वैसे भौतिक राशि को बोलेंगे, वैसे भौतिक राशि, वैसे भौतिक राशि मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे या अदिश राशि कहेंगे, जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए, यही नाम में ही तो है अदिश, मतलब जिसमें दिशा नहीं है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो आपसे डिफिनीशन नहीं जनरली पूछता है, आपसे पूछता है कि कार्य क्या है, कार्य क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, कोई नहीं है। तो देखिए बाबू, कार्य जो है अदिश राशि है। चूंकि आप कोई काम करते हैं तो उसमें दिशा थोड़ी होता है। आप काम करेंगे तो काम को किस चीज़ में दिखाएंगे, एसआई यूनिट है तो जूल में, तो आप क्या कहिएगा कि हाँ भाई 5 जूल काम किए, यही चीज़ ना बोलेंगे, ऐसा थोड़े बोलेंगे। इसमें कभी प्लस बोलेंगे, माइनस बोल सकते हैं क्या? काम कभी माइनस में होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, यानी कार्य को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी केवल साइन से मतलब नहीं है, केवल बोलेंगे 5 जूल। ठीक है बाबू, इसी तरह से है आयतन, आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी वस्तु का आप आयतन निकालते हो तो आप प्लस में निकालते हो या माइनस, दोनों में निकालते हो? जनरली प्लस में ही निकालते हैं। किसी भी वस्तु का आयतन क्या होगा? प्लस में होगा, जीरो थोड़ी होगा। जब कोई वस्तु होगा तो कुछ न कुछ उसका आयतन होगा। तो आयतन को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसलिए आयतन भी क्या हो गया मेरे भाई, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसी तरह से बताइए टाइम के बारे में। आइए टाइम के बारे में, समय, समय भी माइनस में जाता है क्या? नहीं। देखिए फिजिक्स में दिशा का मतलब वही होता है प्लस और माइनस। बोर्ड पे
आप क्या दिखाएंगे, जीरो के इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा माइनस, यही ना दिशा का मतलब यही होता है, प्लस और माइनस। उत्तर की तरफ गया पॉजिटिव, दक्षिण की तरफ गया निगेटिव। तो सोच लो कि जिस चीज को दर्शाने के लिए माइनस साइन का भी आवश्यकता हो गया, मतलब वही है आपका वेक्टर क्वांटिटी, यानी जिसमें दिशा भी आ गया। तो टाइम को दिखाने के लिए जनरली क्या हमेशा परिमाण की आवश्यकता होती है। आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड बोलोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बोलोगे, ठीक है। तो ये टाइम हो गया। इसी तरह से बाबू टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद प्रेशर है। देखिए हिंदी वाला ये सब जानते होंगे, प्रेशर, प्रेशर माने दाब, प्रेशर में दाब, टेम्परेचर ताप, ये सब अंग्रेजी हिंदी समझ लेना बच्चा, ठीक है। प्रेशर हो गया। देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है इस पे थोड़ा सा टेंशन है, कहिएगा क्या। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, जब ऑप्शन में स्केलर वेक्टर दुए गो ऑप्शन रहेगा तो स्केलर मारिएगा, और कहीं एक और तीसरा ऑप्शन आ जाए टेंसर, चूँकि एक क्वांटिटी टेंसर भी होता है, ठीक है। तो यदि टेंसर भी देगा तो आप टेंसर मारिएगा, चूँकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। जनरली आपको स्केलर वेक्टर ही पूछेगा कि वह स्केलर है या वेक्टर है, तो आप उसको स्केलर बताइएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टार मार लीजिएगा। एक्चुअल में ये टेंसर है, लेकिन स्केलर में लिया जाता है, ठीक है भाई। इसी तरह से यदि आपको दूरी की बात होगी तो दूरी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूरी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए भैया, अब अदिश राशि के बारे में आप समझ गए होंगे। हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है आकार क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद है मेरे भाई वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। अब समझो मेरे भाई सदिश राशि क्या होता है। वैसे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। और यही दो चीज नहीं, कुछ योग के स्पेशल नियम भी फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, समझो मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए बाबू, पहले तो मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन चाहिए, दूसरा डायरेक्शन चाहिए। और तीसरा जो है लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इस नियम को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब ट्रायंगल के एडिशन का लॉ होता है, वो इंटर क्लास में आप पढ़े होंगे। वेक्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, फिर सेकेंड चैप्टर वेक्टर स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे आपको टीचर बताए होंगे कि भाई मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ में ट्रायंगल, योग के ट्रायंगल रूल को फॉलो करे, पैरेललोग्राम रूल फॉलो करे, है ना। उसमें एडिशन का एक्चुअली रूल होता है कि भैया एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो है, इसका रिजल्टेंट यहाँ से ऐसे हो जाएगा। इस टाइप से एडिशन का रूल बताते हैं। आपको उतना डीप में नहीं जाना है, सिंपल जानना है। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, यानी परिमाण हो, दिशा हो, और योग के निश्चित नियम को फॉलो करता हो। योग के निश्चित नियम